काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जिस तरह ये कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपियां टाइप करते पाएगा, या फिर ये कि तुकाराम पियानो पे अपने अभंग गाते पाएगा। लेकिन निठल्ले और निठल्ले में फर्क होता है। हाँ, वैसे जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में होता है। नहीं, गोया ईमानदार दोनों है, पर ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का है। पूरी डायरी पढ़ी ना तो पता चलता है कि ये निठल्ले के नाम से सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये लगातार कोई काम नहीं करता। अगर ये चौराहे पर खड़े होकर लगातार किसी को मुंह चिढ़ाने का काम नहीं करता ना, तो भी लोग इसे निठल्ला ना कहते अरे देखो लगातार जी लगा के कोई काम तो करता है। सही बात है जी। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जा सकता है तो किसी को मुंह चढ़ाना क्यों नहीं? दूसरा कारण वो ये ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें इसका अपना फायदा हो। अगर ये गैर कानूनी शराब उतार के बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो फिर तो बड़े बड़े कर्मयोगी से गुरु मानते गुरु। लेकिन ये तो यहाँ वहाँ घूमता रहता, जहाँ वहीं घुस जाता। नियम इसकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि नियम ही तो वो है जिनके कारण एक स्त्री उल्टा और दूसरी पतिव्रता कही जाती है। उल्टा ना कुल मिलाकर पुरुष संपर्क पतिव्रता से कम होता है तो भी। ये जो डायरी है ना, इसके शुरुआती पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गई जिनको पढ़ने से पता लगता है कि इसके नियमित कर्म के प्रति विरक्ति कैसे हो। जैसे एक जगह ये लिखता है, श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्या सचमुच श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन से वो सब कहा जो वेद व्यास ने लिखा? और इसका नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगे। यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार है। लेकिन दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरी। गीता ना कृष्ण ने कही ना व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है। आपने को किसी से पैसे देकर लिखवाएंगे? हाँ, प्रमाण मुझे मिल गया। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारे अधिकार में केवल तुम्हारे कर्म है, उसके फल पर तुम्हारा कोई हक नहीं। यानी दुनिया के मजदूरों, तुम सिर्फ काम किए जाओ, उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। ये श्लोक मजदूरों की हड़ताल तोड़वाने के काम तो आ सकता है, लेकिन भगवान ऐसा हरगिज़ नहीं कहेंगे कि मजदूरों तुम केवल काम किए जाओ, उसके बदले में अपनी मजदूरी मत मांगो। तो सिद्ध हुआ गीता ना कृष्ण जो कहीं ने व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा, या फिर वो किसी से पैसे देकर लिखवाएंगे? तो इस शोध के बाद निठल्ले की नियमित कर्म के प्रति विरक्ति हो गई। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको इस डायरी के लेखक का नाम तो बताया ही नहीं, जिसके पन्नों में हम नाक झांक कर रहे हैं। इस डायरी के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। भारत में किसी जामुन के पेड़ के नीचे 3 मनीषी मुंह खोलकर बैठे हुए थे कि आज जामुन मेरे मिलने की। जामुन बस गिरने ही वाली थी, तभी वहां एक घुड़सवार पहुंचा जो घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था। जैसे आजकल सरकारी जीप में बैठकर घूमने को बड़ा काम माना जाता। तो उसने उन तीनों मनीषियों को हंटर मार भगा दिया। उसके कई साल बाद पश्चिम में भी एक लड़का एक सेब के पेड़ के नीचे मुंह खोलकर बैठा हुआ था और वो भी कह रहा था आज सेब मेरे मुंह में गिर। पर सेब तो जामुन से बड़ा होता है ना। जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता है। बीते साम्राज्य और सेब इसके गवाह है। तो क्या फिर वहां और कोई घुड़सवार नहीं आया? नहीं, क्योंकि उस समय यूरोप के
देने वाला। और अब सारा देश पछताता है कि अगर वो 3 मनीषी ना छेड़े जाते, इस महान खोज का श्रेय भारत को मिलता। भारत में अनुसंधान को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। अनुसंधान करने वाले मनुष्य को हलाल कहा जाता है। और अब सारा देश पछताता है कि यदि वो ना छेड़े जाते तो एक महान खोज का श्रेय भारत को मिलता। ऐसी भी भूल तब हुई थी कब? जब लक्ष्मण ने परणासन रावण से दुनिया भर की नीति की बातें तो पूछी, लेकिन ये पूछना भूल गए, गुरु उस गोली का फॉर्मूला तो बता दो। गोली? हाँ, गोली जिसे खाकर आपके मरहूम भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहते थे। पश्चिम विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ अनाथों को सभी तरह के सुविधे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ कोई निरादर के पात्र है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, डायरी में निठल्ले के चिंतन और अनुभव के कुछ और अंश भी हैं। जैसे एक जगह वो कहता है, अब मैं बहुत ऊब चुका हूँ। मैंने दुनिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रहा। आसमान से रोटियां बरसा दी, चांद से रात खेल दी, सारे बमों को बोरों में भरकर समुद्र में फेंकवा दी, सारे कल कारखाने में मजदूरों को दे चुका। जगह जगह कल्प वृक्ष के बागीचे लगा दिए, जिनके नीचे बैठ लोग अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। सारी सुंदरियों को उनके प्रेमी उपलब्ध करा दिए, कोई भी लड़की नहीं बची। सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं और चच्चा के गीत लिख रहे हैं। तो अब मेरे पास करने को कोई काम नहीं बचा, तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस घूम घूम कर दूसरों के कामों में दखल दूंगा। कल से मेरा ये दखल अभियान शुरू होगा। कल से मैं कोई काम नहीं करूंगा, बस दूसरों के कामों में दखल दूंगा। 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 काका नमस्कार। नमस्ते। और नहीं काका, क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। बैठे। सुबह पूछता हूँ तो बैठे, दोपहर को पूछता हूँ तो भी बैठे, और शाम को बैठे। और नहीं काका, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बैठे और क्या? अच्छा अच्छा, बैठे हैं। और क्या करें यार? मैं क्या बताऊँ क्या करें? आप ही तय करिए कि क्या करें? हमने तो सब तय कर लिया। हाँ, साला कुछ करो तो आधे काम अच्छे होते, आधे काम खराब। कुछ नहीं करने से कम कोई खराब काम तो नहीं हो। कोई खराब काम करने से अच्छा कि बैठे बैठे अच्छा सोचते रहो। तो अपन तो बैठे बैठे अच्छा सोचते रहो। पत्थर यार काट खाएगा तो समझ में आ जाएगी। साले 14 इंजेक्शन फूकेंगे पेट में। भाग इधर। यार नहीं काका, देखो आ गया मजनू। ये लड़के बेवल लड़के काय बे, तुम लोग उधर कॉलेज में बटेरबाजी करने का टाइम नहीं मिलता जो चले जाते घूमता है। भाग इधर। रोज मोहल्ले में आ जाता है। इनका रोज वैलेंटाइन डे होता है। ये 364 दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और जिस दिन असली वैलेंटाइन डे रहता है उस दिन एक भगवा गमछा लपेट के विरोध करने लगता है। आपने अपने जवानी की दिनों में ये सब नहीं किया है क्या? हम तो बचपन से कैरेक्टर लेस आदमी है। कैरेक्टर लेस का मतलब समझते हैं? अब अंग्रेजी तो हमको सिखाओगे क्या? घर बैठे हूँ बता है, जब अपनी सेना फ्रंट पे युद्ध लड़ने जाती है, गोला बारूद से लैस होकर जाती है कि नहीं? हो जाती है। तरह हम बचपन से कैरेक्टर से लैस है। तो बात है कहाँ चल दिए तुम? मैं काका, मैंने तय किया है कि आज से मैं लोगों का भला करूंगा। अपना भला कब करोगे? भैया जो खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या भला करेगा? देखते नहीं हो सेवक राम जी? लेकिन
मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। गलत सुना है। अच्छा देवग्राम जी को जानते हो? अच्छा, वो चौक वाली चाल बदलने वाले। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की नेता है। अच्छा, आजादी के पहले वो मजदूर किसानों की रैलियां निकलवाते थे, उनके नारे लगवाते थे, इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मजदूर किसानों ने उनको ये बोला, बोले भैया नेताजी, आप तो हमसे बड़े नारे लगवाते थे, इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। आजादी को 75 साल होने को आ रहा है, पर हमारे झुंपड़े वैसे के वैसे ही है। नेताजी ने क्या कहा? नेताजी ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, भाइयों, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। दरअसल वो नारे हमने आपके लिए नहीं लगवाए, वो तो हमने अपने लिए लगवाए थे। और आप देख रहे हमारी 4 मंजिल की इमारत करी, भैया पहले अपना फिर दूसरे। अब दूर क्यों जाते हो यार, भगवान को देखो। भगवान ने सबसे पहले अपनी सवारी के लिए घरों का इंतजाम किया, उसके बाद आदमी की सवारी के लिए घोड़ा बनाया, और अभी कुछ सालों पहले जाके आदमी को क्या कहते हैं, हवाई जहाज बनाने की परमिशन दी। अरे काका, लेकिन आप कबीर दास जी क्यों भूलते हैं? कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। अरे खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन दूसरों को खिला देते थे। कबीर दास इतने बेवकूफ नहीं थे जितना तुम उनको समझ रहे। मतलब हमें मालूम है तुम उनके दोहे की बात है, ध्यान सुनो यार, कितना चालाकी भरा हुआ है। अच्छा, कबीर दास जी ने क्या कहा है? कबीर दास जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। क्या समझे? सबसे पहले कबीर दास को अपने कुटुंब खानदान का ख्याल आया, उसके बाद खुद का कि मैं भी भूखा न रहूं, और साला कुछ बचा खुचा रहा है तो साधु न भूखा जाए। मतलब कि बच्चे कुछ में साधु को निपटा। और तुम कह रहे हो खुद भूखा रह के दूसरों को खिला देते। तुमको मना किया ना यार, काय को मार यार उसका कुत्ते को पत्थर। साले भी काट खाएगा तो सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिलेंगे, साले प्राइवेट में जाकर चक्कर लगाना पड़ेगा। बाप खोंचा लगाना कहाँ से खरीदोगे इंजेक्शन? भाग रहे। अरे ओ लटोरे की बहू, अरे उस लड़की को उठाओ या कहीं भी हगने बैठा दे। बताओ, अमिताभ बच्चन रोज टीवी पे आके बोल रहा है बाहर मत हगू मत हगू, इतने शौचालय बनवा दिए हैं, पर तुम लोग की बाहर हगने की आदत नहीं जाती। मौसी, ए मौसी, यार वो भूजिया को काय को बुला रहे हो तुम यार? काका, मौसी बूढ़ी हो गई है और बीमार रहती है बेचारी, तो सोच रहा हूँ दवा ला के डॉक्टर के पास। बड़ा हेज पर बता रहा था, बोला हमें क्या बेटा भी समझ में आ जाए, बोला मौसी, ए मौसी, ए मौसी। काका, मौसी तो जैसे जैसे बूढ़ी और बीमार होती जा रही है, वैसे वैसे प्रेम करके होती जा रही है। क्या ममता भी शक्ति के साथ चलती है। अब निर्मला का क्या प्रेम, क्या स्नेह और क्या सहानुभूति। लो मैं आ गई तुम्हारी मौसी। अरे आजा मौसी, आजा, आराम से आजा आजा, क्या बैठ कर लगे नीचे आराम से। अच्छा मौसी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं। डॉक्टर के पास जाऊंगी बेटा, तो भगवान के पास जाऊं। भिजवा भगवान के पास। मौसी, तो क्या तू जीने से एकदम हो गई है? और अब तो मौत ही आ जाए, कोई अच्छा। बुलवा लो मौत को टेलीग्राम कर। ला, मैं गला दबा देता। अभी लगा तेरे मुंह में। ना, गला दबाने में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान कर। दवा खाती है, अब मैं तेरा भला करूं तो कैसे करूं? मेरे है का कोई भला
तरक्की तरक्की प्रमोशन वो तो पिछले हफ्ते हो गया। पंजीरी भी खत्म। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मैं ना सेक्रेटरी साहब से कह के एक तरक्की और करवा देता हूँ। एक तरक्की और तो इनको समझाओ कि इतनी जल्दी जल्दी तरक्की तो होती है क्या। अब ऐसे भी मैं तरक्की लेके करूंगा क्या। आज रिटायरमेंट है मेरा। अरे अरे सुनिए तो, अरे वो आपको बना दिया क्या है ना। वाजपेयी जी, मैंने कहा नमस्कार। नमस्ते। तो आपने बताया था ना कि आपके बच्चे के स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। एडमिशन प्रवेश के लिए कहा था, परंतु वो तो गत वर्ष कहा था, अब तो वो उत्तीर्ण भी हो गया और अगली कक्षा में भी पहुंच गया है। देखा भाइयों, इसीलिए कोई किसी का भला नहीं करता। दरअसल वो भला तो करना चाहते हैं, पर कोई अपना भला करवाने को तैयार ही नहीं है। इस चक्कर में वो अपना खुद का भला करने लगते हैं। लोग उनको स्वार्थी समझते हैं, पर लोग क्या करें, वो तो मजबूरी में स्वार्थी हो गए। मैंने सुना है तुम लोगों का भला करवाते हो और सुबह से तुम्हें कोई मिला भी नहीं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं अपना भला करवाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपके अच्छे काम से। पैसा कितना? पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप कोई बात नहीं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलेगा। जनाब जब बैंक में अकाउंट ही ये सब कहाँ से करूँगा। लेकिन अगर आप चाहें तो भला कराने के बाद 5 जोड़े जूते मार लीजिए। ठीक है, एक जूते का 1000 रुपये लूंगा। देखो यार, तुमको भला कराने का प्रोग्राम आज पोस्टपोन कर दो। तो बैठ के बाद वो लोग इतनी अच्छी अच्छी खबरें चलती हैं। जो लोग बेटिंग में देखते उतर गए, नया मंत्री बन गया। हाँ काका सुनिएगा, कल रात लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में आग लग गई। आग लगने से दफ्तर में रखे जरूरी कागजात जलकर नष्ट हो गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी। काका, इन दफ्तरों में आग तो पहले भी लग गई, लेकिन वो वहां की चपरासी की बीड़ी पीने से लगती थी, लेकिन इस दफ्तर से चपरासी को बीड़ी भी नहीं पीता था। फिर ये आग कैसे लगी? देखो यार क्या है, हाँ जब भी किसी सरकारी ऑफिस में आग लगे तो सरकार को उसकी जांच की कोशिश नहीं करती। सरकार को ये मान लेना चाहिए कि आग जरूर दैवीय चमत्कार के कारण है। चमत्कार? आप बिना करना कैसे उस किसी की बात करते? किसी की बात नहीं यार, मुझे मालूम है तुमने भी पूरा बात पढ़ा था। पढ़ो, हालांकि पढ़ा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बतला सकता हूँ कि आगे क्या लिखा हो। अच्छा तो मिला आगे लिखा होगा कि विस्तृत जांच के बाद भी आपके कारणों का पता नहीं चलता। पुलिस और सीबीआई पता लगाते लगाते हैरान हो गई, लेकिन आपके कारणों का पता नहीं चलता। अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि आप जरूर ही दैवीय चमत्कार के कारण है। झूठ मत बोलिएगा, आप ये खबर पहले पढ़ चुके हैं ना? नहीं थे, दरअसल मैं खबर बनाने वालों को वर्षों पहले पढ़ चुका हूँ। ये जो दफ्तर का बाबू है ना, वो एक दिन परेशान हाल दफ्तर के घर लौटा होगा और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
खाओ सबने, मगर ऊपर वाले नीचे वालों को फंसा रहे हैं। हमने सस्पेंड होना है, फिर नौकरी का है, उसके बाद लालू यादव काम किए तुम बिल्कुल ही चिंता नहीं कर। काहे में गार्ड लगा, मैं समझ गया अच्छा है। अब तो तुमने एलिफेंट की स्टोरी नहीं सुनी? यार हमारी चार में पड़ी, तुमने स्टोरी सुन रही है यार। जब एलिफेंट को ले मगर ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे? उन्हें एक बार मार दूंगा, उन्हें फंस और गार्ड से चले आए बिल्कुल रनिंग फास्ट। सुनिए, वह स्टोरी सुनिए। हमारे डिपार्टमेंट के सारे के सारे लोगों को मदद करके हम बेचारे मारते। भगवान के इंटरफेरेंस के बिना सही नहीं से, मगर भगवान हमारे साथ काम नहीं किया। आज हम कभी उनके दरवाजे पे हैप्पी न्यू ईयर की गिफ्ट नहीं दी, उनकी मेडल दिला दे, सारी चीजें नहीं गई, जब गिफ्ट नहीं दी तो गिफ्ट मत पाए होंगे। कैसी बात कर? हम कौन आए थे पता? हमें तुम्हारी से तुम्हारी बेटर हाँ भाई हो सका, बेटर तो ये हो ही नहीं सकता। और हम तो करते हैं उनकी पूजा, उनकी स्तुति कैसे जाता है? इससे क्या होता है? अरे जब हम तुम्हारी बेटर हाथ तो हमारे हाथ बोलो तुम आए ना है। और क्या? और मैं सुनी थी जितनी छूटा काम हो हमें काट के दे देना, कोई भी नहीं। अब तुमने इजाजत की कथा सुनी? ये स्टोरी अजाब तो वही तो हम कहते हैं इजाजत। वो जिंदगी भर करता हुआ और लास्ट में एक बार अपने मोड़ा को बोला इधर नारायण की मोड़ा ना करो और गार्ड को समझा तू नहीं को बोला वो चले आ तो कर दो तुमको उधार क्या है आप बीच में टोके ना हम कह रहे तुम सोचते रह कर लो हाँ काय ना कोशिश कर। एक शिकार है तुमसे, जब तुम्हें इतनी अच्छी बात मालूम तो तुमने अपने लड़का को नाम नारायण का नहीं रखा। हाँ मेरे को मोड़ा है तुम रख ले। सब तो तुम्हारी कैसे होता है? अरे कुछ नहीं है कर गुड इवनिंग गॉड, हाउ आर यू? आप जोड़ लियो। हेलो भगवान, नमस्ते। आपसे मेरा कोई पूर्व परिचय यानी प्रीवियस इंट्रोडक्शन नहीं है। वाइफ जानती है आप रोज आपकी प्रेयर वगैरह करती है प्रार्थना, तो वो मेरी बेटर आप अर्धांगिनी, तो उसके 50% में हमारा क्लेम बनता है। अब जैसे उसने 1 लाख बार आपकी दिया बत्ती अगरबत्ती वगैरह की हो तो उसमें से 50,000 का पुण्य हमारा। क्या करते हैं? 40 कर, 40 भी ज्यादा लग रहा तो 30 कर लो, और 30 से हम एक कम नहीं करेंगे। आप ना वाइफ की पहचान वाले हो, इसलिए आपको इतना कंसीडर कर दिया, नहीं तो पूरा सीहोर जानता कि शिवशंकर बाबू 70% से कम में कोई का काम नहीं करता। क्या करता है भगवान, सुबह से शाम तक ऐसे बात करने की आदत और मुंह से वही निकल जाता है। मतलब आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है क्या होता है। हमारे डिपार्टमेंट में क्या होगा वो भी आपको सब पता हो। देखिए हम लोगों में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, पर फंस गए तो बचने की अपने अपने रास्ता ढूंढ रहे। वाइफ ने कहीं थोड़ी आपसे अप्रोच लगा के देख लो तो हो सकता है कि चलो आप मनी बात भगवान जी, ये जो हाथी मगर का केस था इसमें आपको पैदल नंगे पांव आने की क्या जरूरत? देखो ऐसे आपके पास वगैरह कुछ मत करना, आप तुम्हें टैक्सी में लेना, नहीं तो चार्टर ट्रेन लेना, पैसा की कोई चिंता मत करो, हम सब सेट कर देंगे। आप आ जाओ यार, तुम बहुत टोका, हम तो ऑफिशियल तरीके से अपनी वैसा ही कर देते हैं। ठीक, respected God over heaven, most humbly I beg to state that I am suffering from head problem. Please come and save me as early as possible. Thanking you, your obedient Shivshankar Babu, Deputy Secretary, 3rd January 2023, सीहोर मध्य प्रदेश। तुम्हें तो प्रेरणा नहीं करने आए थे, तुम तो ऐसी बात कर रहे जैसे घूस बुलवाई और काम करवाने आए। हमें कोई भी काम करने की एक ही भाषा आती है, जी हम उसी में सबसे बात करते हैं। सुनो तो जी मामला जरा डिफरेंट है, जी गार्ड को मामला है, जीएडी गार्ड को। चाहे गार्ड का हो चाहे प्राइवेट का, हमारे तो एक ही तरीका है काम करने का, हमारे सब काम से हो भी चाहिए। उनकी पूजा करना पड़ा, उनकी स्तुति करना पड़ा, उनकी करुणा को जनाने पड़ा। कहाँ से बोली करुणा? काय करुणा? सुनो तुमसे पहले जब हम करत जा तुम काम देखता जी
करुणानिधान, हे करुणानिधान, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, हे दीनबंधु, हे दीनबंधु, मुझ दीन पर दया कर। मुझ दीन। भगवान, ये जो लास्ट में इसने कहा है ना, इसको एक अनेक्शन मान के हमारी एप्लीकेशन के साथ अटैच एनक्लोजर कंसीडर कर लीजिए। सुनो, एक बात बता कि भगवान है ना तुम्हारे गॉड, इनको इस तरीके के केसेस हैंडल करने का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस या पूर्वानुभव है? तुम देखा जा, हो सकता तुम्हारी सरकार डिसमिस ही हो। उससे कछ ना हुए। हाँ? अरे एक सरकार जाते तो दूसरी सरकार आ जाती। सारे फसाद के जल्द को टाल जाते हैं जो कमरा में बंद करके ताला लगा के सील करता है। भगवान चोरी करवा देने सबसे। अब तुम बताओ, ये सब जोनस है। तुम काय पता नहीं कौन दरवाजा तोड़ रहा है, तुमको मालूम नहीं घंटी छुरी लगी है। काय बराबर हम हैं शिवशंकर बाबू। तुम कहाँ से आ रहे आसाराम बाबू? भगवान ने भेजा है, तुमने उन्हें बुलाया था ना? पहले खुद का नहीं आए, पहले तो खुदा ही चले आते। जमाना बदल गया है, मांगे भी बढ़ गई है। वो क्या है ना कि लोग उनके नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते हैं, फिर इनकम टैक्स की चोरी में पकड़ लिए जाते हैं। तो अब वो वहां जाएंगे या यहाँ आएंगे? हाँ? और वैसे तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। बताओ, कौन तुम्हारी जिंदगी का मगर बना हुआ है? बता। सेक्रेटरी ने फंसा रहा है। क्या करो? उसे मार डालो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में और उसकी टांग उसके ऊपर वाले के जबड़े में फंसी। कैसे हमारे डिपार्टमेंट के साथ लोग एक दूसरे के लिए मगर भी हो रहे और आदि भी। तो क्या करूं? सबको मार डालूं? उसे भी कच्चू ना हुए, पर एक चाहे तो उसकी जगह दूसरों आ जाए। सारे फसाद की सारे लड़कों की जड़ भी काट जाते हैं जो कमरा में बंद है, ताला लगो सीधे। आपको कागज चोरी करता है। मूर्ख! सर्वशक्तिमान कभी चोरी नहीं करते। खाने पीने की चीजों की बात अलग है, मगर यहाँ मामला फाइलों का है ना। आप ना दफ्तर में आग लगवा दो और चपरासी को जादू की नींद में सुला दो। तुम खुद क्यों नहीं लगा देते यार? चलो मैं वहां तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा लगा देना। भगवान, आप इंसान के साथ रहने की बिगड़ गए। इंसान जैसी नादानी की बातें करने लगे हो प्रभुआ। अरे हम इंसान हैं, हमारी लगाई हुई आग झट से पकड़ में जाती। ये काम आप अपने सोकर कमलों से करें तो भगवान 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 वहां आग लगा दी है दफ्तर में। हाँ, मुझे पता कब कहाँ और कैसे आग लगा। फॉलो मी। आह्वान किया और पूरा दफ्तर जलने लगा। मतलब एक भक्ति पत्नी के अपने पति के सबरे डिपार्टमेंट को बचा दिया। लेकिन यार बहुत गड़बड़ हो गई। इसके बाद शिवचंद्र बाबू का बहुत ही घटिया जगह ट्रांसफर हो गया यार। अच्छा, उसके ऊपर की पूरी खोजन बंद हो गई। वो अपना ट्रांसफर कराने के लिए तो ढूंढ रहा है। तुम एक
एक काम करो, तुम तो लोगों को भला करना चाहते हो, जाके उसी को भला कर रहे हो, तो ट्रांसफर कितनी अच्छी कमाई वाली जगह पे करा दो, सीहोर जैसी जगह पे। आप भी न कहता, ऐसे आदमी का भला करना है। अरे उसका विकास का पूरे शहर से छुपा हुआ है। देखते ही देखते 1 से 4 मंजिला इमारत बन गई, और उसकी मिसेस चटक मटक जब घर से निकलती तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं और देखो भाई देखो, चलता फिरता सराबा बाजार। और आपके शिव शंकर बाबू जब इनके जायदाद की जांच होती तो मालूम है क्या कहते हैं? क्या कहता है? कहते हैं अरे भाई ये तो मुझे ससुराल की तरफ से मिले, और ऐसे आदमी का पता नहीं यार, ऐसे सब दुनिया के किस कोने में मिलते हैं जो जिंदगी भर किश्तों में दहेज देते रहे, और सरकारी महकमे के किसी खास अफसर को ही अपना दामाद बना लेते हैं। लो वो चले आए सरकारी दामाद। मैंने सुना है कि तुम लोगों को भला करा था। अरे भाई साहब, हम तो सुनिए कि आपको भला करा था। तो हम तबादला घंटे जगह होगा, अच्छी जगह ट्रांसफर करवा दो। काका प्लीज बोल दिया साइकिल ले लो। अरे अब गाड़ी कहाँ है भैया, जाए लो। काका जाए लो, मिलो। अच्छा लो मिलो। क्यों भैया करवाए खर्च शिक्षण का तबादला? अरे घंटा हुआ तबादला। हमें तो मालूम था तुमसे एक काम हो नहीं सके। अच्छा पहले तबादले का ध्यान तो समझो, फिर उसमें हाथ डालो। तबादले का सिद्धांत होता है? और नहीं, तुमने सिद्धांत समझा नहीं, पहले चलेंगे तबादला करने। देखो जब साहब खुद किसी का तबादला करता है तो कृपा, जब किसी के कहने पर करता है तो सजा। कृपा करने का तो कोई नियम शास्त्र में नहीं, सजा देने का अधिकार सब। तुम तो एक काम करो, शिवशंकर को सजा दिलवा दो। लेकिन काका सजा कैसे दिलवा दो? ये आसान है यार, बहुत आसान। तुम शिवशंकर से बोलो कि आज से रोज सुबह बंगले में साहब के बंगले के सामने जाकर खड़ा हो, साहब को जोर जोर से गाली दो। और जैसे ही साहब बंगले के बाहर निकले उनको तुरंत अपना नाम और पता बतला। काका साहब ने अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसका तबादला हो जाएगा। कितने भी बड़े साहब लोग रहते हैं यार, किसी का तबादले से ज्यादा कुछ नहीं फाड़ते। शिवशंकर को अगर कुत्ता भी काट खाएगा ना उसको गाली नहीं बनेगी, बोलेगा स्वाद से काट खाया तो कोई बात नहीं यार, लेकिन मेरी किसी से रिपोर्ट मत कर देना। लेकिन काका ये शिवशंकर किसी को गाली देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। मालूम है यार, वो पैसे खाता है भाई, वो गाली वही बन सकता है जो रोटी खाता है। मैंने बताया ना, कुत्ता भी काट खाएगा। तबादले का दूसरा तरीका, जो जहाँ जैसा ठीक से काम कर रहा है उसको तुरंत वहां से वहां कर रहा है। मतलब हाँ, अंग्रेजों के जमाने से नियम चल रहा है। हाँ। जैसे ही शासन को पता न चलता है कि फलाना आदमी फलानी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है, हाँ। उससे जनता को बहुत फायदा है, तुरंत उसका ट्रांसफर कर दो। तो एक काम करो, शिवशंकर की तारीफ किसी अखबार में छपवा दो, उसका तबादला हो। आप बिना काका ये रोज रोज पूछ रहे एक बार खाते हैं। अरे 5 रुपए खर्च करके उस तरह क्यों नहीं जमा लेते? मुझसे तो चेहरा रौबदार, रौब से तो आदमी बड़ा। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर की भव्य दाढ़ी मूछ नहीं होती, भव्य रेशमी चोगा नहीं पहनते, क्या कोई उनको 2 कौड़ी को इससे बड़े कवि बन पाए? नोबेल प्राइज मिलता। बेचारे शरद चंद्र को देखो, जिंदगी भर धोती कुर्ता पहने सादगी से रहे तो अपने जीवन में बंगाल के बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन काका आप ये क्यों बोलते हैं? शरद जी ने देवदास जैसी महान कृति की रचना की थी। क्या उखाड़ लिया है? अभी कुछ साल पहले संजय लीला भंसाली ने पिक्चर बना दी उनके ऊपर, क्या राइट तुम भी पता नहीं कहाँ के ऊपर रहे की बात। अरे यार बहुत जरूरी काम है। हाँ तुम यार बेकार के काम में बातों में घुसा देते। बताइए क्या काम?
राम भरोसे को जानते हो? अरे कौन राम भरोसे? अरे यार वो फुल्की वाला गोलगप्पे वाला राम भरोसे, तुम रोज शाम को खड़े होकर चौराहे वो चौराहे वाला राम भरोसे क्यों, क्या हुआ? यार बहुत बीमार, आज सुबह अपने घर में बेहोश होकर गिर गया, समझ में नहीं आ रहा। राम राम राम। बड़ी मुश्किल से उसके 2-4 पड़ोसियों ने ले जाके अस्पताल पहुँचाया है। ये अच्छा हुआ। अरे अच्छा नहीं हुआ यार, पड़ोसी किसी काम के नहीं है, तब तक उसके पास अस्पताल में रहेंगे, होश नहीं आ जाए, जैसे ही होश आ जाएगा तो समझ उसको छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन काका जब वही लोग उसको लेकर गए तो छोड़कर क्यों जाएंगे? कि वो सब उससे पैसा खाए, खा लिए। ये देखो आज का जमाना ऐसा है, ना कोई एलोपैथी काम आती ना होम्योपैथी, थोड़ी बहुत कारगर अगर सिद्ध होती है तो ऐसे पैथ। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए सिंपैथी हो, तुम उससे कर्जा न लिए हो, जाके भला करो यार, उसको देखो ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काका थोड़ी बहुत उधारी तो मेरे ऊपर भी है, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति सिंपैथी भी बहुत है। अब वो लोग तो उसको छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे, उनके पास कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए ना इसका शहर में नाम हो, इज्जत हो, लोग बकायदा जानते हो। तो मैं जाता हूँ और आपको आके बताता हूँ। सुनो यार सुनो, हाँ तब जाके अस्पताल में डॉक्टरों नर्सों से लड़ने वड़ने मत करता यार, बड़ी बुरी आदत है। अरे क्या आता नर्सों की लड़ने के लिए होती है। अक्सर है की औलाद एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, स्टोर से दवा निकलती है। ये वास्तविक आदमी नहीं होते, प्रेत होते हैं। मेरे मरने के बाद इन्होंने रजिस्टर पर से नाम नहीं काटा और खर्च बताने लगे, इसीलिए मैं खुद आ गया हूँ प्रेत बनकर अपना इलाज कराने। इस भरोसे के मरने में कितनी देर है? नहीं, यहाँ तो उसको अच्छा कराने के लिए लाए हैं। अच्छा कराने लाए हो तो दौड़ धूप करो, डॉक्टरों के पीछे भागो। वो देखो फाटक के बाहर हफ्तों से मरीज पड़े हैं, उनकी अब तक जांच भी नहीं हुई। इस तरह तो ये सृष्टि के अंत तक यूं ही पड़ा रहेगा। राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। एक दो शिकायतें हैं। कैसी शिकायतें? फाटक के बाद कुछ मरीज पड़े, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, आपका ख्याल गलत है। उनकी जांच तो हो रही है। जांच हो रही? ये कैसी जांच है भाई? देखिए मैं बताता हूँ, इसे हम प्राथमिक जांच यानी कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा,
सर टेक्निकल मामला है, ध्यान से सुनो। हाँ इसमें हम मरीज को फाटक के बाहर पड़ा रहने देकर हाँ। उनके रोगों की जांच करते हैं। अच्छा इनमें से जो मरीज ज्यादा बीमार है वो तो पड़े पड़े ही मर जाएंगे। अब इसमें गरीब जनता का पैसा क्यों बर्बाद हो, और जो मरीज कम बीमार है वो ऊब कर चले जाएंगे, और जिन्हें अस्पताल के अंदर आने की सुरंगें पता है वो उसके अंदर आ जाएंगे। अब जो बचे वो हुए सच्चे मरीज, उनका इलाज होगा। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग स्वीटी, कैसी हो? केबिन में मिलो। दरअसल अब इलाज की वैज्ञानिक पद्धति का मुझे ज्ञान नहीं था, भला आप आदमी की जानकारी कैसे होती है। वैसे एक बात तो बताइए, ये अस्पताल में घुसने के लिए सुरंगें भी हैं? जी हाँ, मगर उसे बताने का हुक्म हम डॉक्टर को नहीं, सीक्रेट। अच्छा घर पर मिलो। डॉक्टर साहब, एक मरीज को हम भी लाए हैं, जैसे यही मौके देने आए हैं। जैसी आपकी इच्छा, दोनों ही जगह से मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो उसको अच्छा कराने के लिए लाए हैं। अच्छा कराने की? हाँ यहाँ इस अस्पताल में? हाँ स्ट्रेंज। ये क्या है डॉक्टर? ये फॉर्म है। अच्छा 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 ओके। इसमें कुछ सामान्य से प्रश्न हैं। हाँ जैसे कि मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है, मरीज को इलाज कराने का क्या हक है, मरीज से और उसके रिश्तेदारों से कौन कौन से डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं, सीहोर के ऐसे 5 बड़े लोगों के नाम बताओ जो चाहते हो कि मरीज अच्छा हो जाए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स? अरे डॉक्टर साहब, ये फुल्की का घेरा लगाता है। अब फुल्की का घेरा लगाने वाले का क्या पॉलिटिक्स होगा? होता है, कीड़े और मकोड़े तक का भी पॉलिटिक्स होता है। अच्छा तब तो अभी तो से नहीं पूछ सकते ना, बेहोश है। हाँ जी डिजिटल है। तुम अपना पॉलिटिक्स रखो। मैं अपना पॉलिटिक्स, लेकिन अब अच्छा हाँ, इस अस्पताल में 2 गुट हैं। अच्छा M और D। तुम किस गुट के हो? इन गुटों के राजनीतिक सिद्धांत क्या है डॉक्टर? सिंपल, एक दूसरे को उखाड़ देना। दूसरे को उखाड़ फेंकना? तो ये गुट क्या किन्हीं महापुरुषों ने बनवाए थे? नहीं, बनवाए तो सरकार नहीं है, मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में तय हुआ कि जैसे हमारे बीच में 2 गुट हैं, उसी तरह शासन के सभी विभाग को 2 गुट बनाने चाहिए। अच्छा सभी सरकारी कर्मचारियों से बैठाकर फॉर्म मंगवाया है हाँ। कि वो किस गुट के हैं। अब आप किस गुट के हैं डॉक्टर? मैं तो M गुट का हूँ। तभी तो उन D गुट वालों ने मेरा तबादला एक बहुत ही घटिया जगह पे कर दिया। मैं अपना ट्रांसफर ऑर्डर लेकर ट्रेन पे चढ़ा ही था कि मुझे क्या पता चलता है कि मेरा M गुट पावरफुल हो गया और मैं वापस आने लगा, कि तभी D गुट उतना पावरफुल हो गया और मैं फिर वापस जाने लगा, कि मेरा M गुट फिर पावरफुल हो गया, मैं फिर आने लगा। इसी तरह 1 हफ्ते तक मैं आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा। आखिर में मेरा M गुट पावरफुल हो गया और मैं यहीं रुक गया। डॉक्टर साहब, मैं ना तो M में हूँ ना D में, अब लेकिन भरोसे को M में होना चाहिए, वही लिखे जो फॉर्म है ना। ओके डॉक्टर साहब, ये M वाला जी इसको 4 में भर्ती करवा दो। अब 4 दिन में जा गया, करवाते हैं। इसका डॉक्टर तय कीजिए। जी डॉक्टर और मैं तय करूं? पैसा निकालिए, पैसा। अच्छा पैसा? मेरा मतलब है सिक्का उछालिए, जित M पट D। ओ यू मीन टॉस? यस। एक सेकंड। डी मरीज M गुट का, डॉक्टर D गुट का, इलाज करवाना है। सोच के बता दो। सोच लीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मरीज आपका है, मारना है, बचाना है, जो कुछ भी आराम से सोच विचार करके बता दे रहे, ठीक है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, तुम्हारा साला कैसा है? बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी सुनो, उसको ये M गुट वाले डॉक्टरों से बचा कर रखना, नहीं तो ज्यादा दिनों तक ठीक नहीं रहेगा, समझे? समझ गए डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब। जय माता दी।
चिलम को डब्बा है? भैया भैया वो डॉक्टर को आपने ये लड़के से भगा क्यों दिया? अरे भैया हमारा साला यहाँ इलाज करा रहा है। अच्छा। हम उसकी रखवाली कर रहे हैं। रखवाली? हाँ। लेकिन अस्पताल में से किससे डर? एक डॉक्टरों से भैया और किससे? हाँ, ये जो वार्ड है ये बी ग्रुप के डॉक्टरों का वार्ड है। तो यदि कोई एम ग्रुप का डॉक्टर यहाँ आ गए और उसकी परछाई कोई मरीज पर पड़ गई तो बी वाले डॉक्टर उसको मत जाने देंगे लेकिन उसका इलाज नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कोई एम वाला डॉक्टर यहाँ आता है हम लट घुमा के ऊपर पेश तो वो डर के यहाँ से भाग जाए। 4 नंबर में हमारा भी एक मरीज भर्ती है। अब उसकी तरफ से कोई लट्ठी चलाने वाला नहीं है। आप उसकी तरफ से लट्ठी चलाएंगे भाई साहब? क्या कहा तुमने? हमें भाई साहब कहा? सीहोर में दूसरे तुम ही आदमी हो जिसने हमें भाई साहब कहा। पहले तमिल भैया ने बस कहा है इतने प्यार से। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे मरीज की तरफ से हम लट्ठी चलाएंगे। धन्यवाद भैया। अरे आपने धन्यवाद भी बोल दिया भाई साहब। वो राम भरोसे की तबीयत बहुत खराब है। जब तक हम भौजी को बता के आते हैं। तो हम क्या करते? अरे वो कहते हैं सब बचा दो। चल अब देख दोनों भर्ती। अरे डॉक्टर वो भरोसे के नंबर कैसी है? भरोसे हाँ सुधार हुआ। सुधार हुआ है? अरे लेकिन मुझे तो आज मेरी नजर आ रही है। बिगड़ने में तो सुधार है, जैसी हालत में आया था वैसी तो नहीं है ना, यही सुधार है। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो मौत की तरफ जा रहा है। मौत तो जीतधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान, आत्मा अमर। आत्मा को कभी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड वगैरह नहीं होगा। जिस दिन वो शुद्ध आत्मा हो जाएगा उसे कभी किसी तरह का रोग होगा ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने सुना है डॉक्टर सिन्हा यहाँ इस रोग के विशेषज्ञ हैं। आप डॉक्टर सिन्हा को उससे क्यों नहीं लिखा? नहीं देखो भैया, ये तो नीति विरुद्ध कार्य है। गीता में भी लिखा है कि स्वधर्मम मरणम श्रेयम परधर्मम भयावह। अर्थात अपने डॉक्टर के हाथों से मर जाना बेहतर है, परंतु दूसरे डॉक्टर के हाथों से बचना भी ठीक है। ये नीति विरुद्ध कार्य हमसे नहीं हो पाएगा सवाल। लेकिन यहाँ तो उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। अरे कोई भी डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। गोलगप्पे वाले का इलाज गोलगप्पे की तरह होगा ना, कोई मिनिस्टर नहीं तो है नहीं। वेरी गुड। रोसी के पास बताने के लिए इस गरीबी के अलावा कुछ नहीं। इस गरीबी से उसका कितना इलाज होगा? शाम को क्या कर रहे हो? मूवी देखने चले? ये भरोसे को भगवान उठा दे तो मुझे चैन पड़े। आप लोग क्यों मार डालना चाहते हो गरीब को? क्योंकि मैं एम ग्रुप का डॉक्टर हूँ और वो डी ग्रुप वालों के चार्ज में है। अगर वो मर गया तो डी ग्रुप वालों की बदनामी होगी और मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। राजनीति भी
ब्याज का पैसा, फंड का पैसा, शेयर का पैसा, दूध का पैसा, हमेशा खटका बना रहते हैं। पता नहीं कब लोकायुक्त का, ईडी का, सीबीआई का छापा पड़ जाए। अब टीवी पर बैठ के आराम से खाएंगे, क्योंकि मरे हुए आदमी की तो अपने यहाँ कोई जांच करता नहीं है। कहा भी दिया है भ्रष्ट अधिकारी अगर जल्दी मर जाए तो परिवार को बड़ा सुविधा हो। बहुत बढ़िया, क्या लगवाओ चोटे इंजेक्शन। सर हम कब से बोल रहे थे कि मत मारो कुत्ते ऊपर। सच बताओ भाई, हमको ये जो 2 टांग वाले कुत्ते रहते हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपका भला करते हैं, मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन जो सच्ची के 4 टांग वाले कुत्ते रहते हैं ना, इनसे मतलब मेरी तो बहुत जान निकलती है। लेकिन काका बताइए ना, उसके बीवी बच्चों को बेचारा होगा क्या? क्या जाएगा? नौकरी होगी सब कुछ समझ में नहीं आता है, उसकी जगह किसी और की लग जाएगी। देख कर नहीं चल सकता। अबे मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं फोड़ूंगा तेरा। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। सर फोड़ूंगा। ये तो झगड़ा है कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। फोड़ दूंगा। मतलब दोनों का सर फूट जाए तो चैन पड़ जाएगा। वो देखो सामने बिजली का खंभा है, दोनों जन जाओ और अपना अपना सर पकड़ के फोड़। लड़ने पैर रखते सक्सेना जी अरे आइए सक्सेना जी, आइए बैठिए और बताइए क्या हाल है देश की। अरे काका, भारतीय सेना लाहौर की ओर बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ सक्सेना जी, सुना तो मैंने भी, पर क्या कि क्षम में पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ने के लिए हमारा आगे बढ़ना जरूरी है। अरे क्यों खाक जरूरी था? जहां वो लड़े वहां लड़ना चाहिए या कहीं भी घुस जाओगे? हाँ, तब तो वहां पे नहीं घुसना चाहिए। अरे मगर मैं कहता हूँ क्यों नहीं घुसना चाहिए? इधर से दबाव पड़ेगा तो उधर तुम्हारे बाप रोकेंगे उन्हें। तब तो वहां पे हमारा आगे बढ़ना ठीक हुआ है। अरे ठीक हुआ, ठीक हुआ, कुछ समझते भी हो इसका मतलब? इसका मतलब है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। हाँ हाँ, ये तो एकदम हमला जैसा ही हो गया है ना। मगर मैं कहता हूँ जो इसे हमला कहता है वो 1 नंबर का बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। हाँ, तो इस तरह तो हमारा आगे बढ़ना सुरक्षात्मक कार्रवाई है ना। सुरक्षात्मक कार्रवाई कह के आप दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हो रहा है वो सबको दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिया। अरे आप अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे क्यों जाते हैं? जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए ना। बिल्कुल ठीक, हमको तो वही करना चाहिए जो देश हित में हो। देश हित की बातें करते हैं, यहाँ कोई भला देश हित समझता भी है? अरे देश हित से देखते रहोगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का भी ध्यान रखोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, भारत बीच में कूद पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का पहले ख्याल रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखते रहोगे या देश के बारे में भी कुछ सोचोगे? अच्छा वाला जा रहा था, फालतू में रोक लिया। खुद तो कुछ उखाड़ते नहीं है, बस बैठे बैठे मूंछों पे बाल उखाड़ते रहते, सोचते सब कुछ उखाड़ लेते हैं। देखा भाई, ये है हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी। ये साले घर से तय करके निकलते कि हमको किसी से कन्विंस नहीं होना। हम यहाँ बैठे बैठे सबकी क्लास लेते हैं, हमारी क्लास ले। अरे यार चोपड़ा, क्या गुना भाग लगा रहे यार, मेरे परेशान हाल लग रहे हो। आओ बैठो, तुम्हारे चेहरे पे ये दवाइयाँ क्यों हो रही है यार? नमस्कार कक्का जी। नमस्ते। ओ जी बड़ी तकलीफ में हूँ जी। क्या हो गया यार? क्या बताऊँ कक्का जी, लड़की की शादी सेट हो गई है। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज के जमाने में किसी की लड़की की शादी सेट हो जाए तो साला उछला उछला फिरता है। उसका भी तुम्हारा भाई को बना के बैठे है। तो ठीक है कक्का जी, पर आपको तो मालूम है मैं हूँ पंजाब का खत्री। जानता हूँ मैं यार। और लड़का है कास्ट बामन दा पुत्र। इंटरकास्ट मार्ग है जी, इंटरकास्ट। यार चोपड़ा, आजकल के जमाने में कोई कास्ट कहाँ देख रहा है यार? सब लोग कॉस्ट देख रहे हैं। क्यों भाई? वो ठीक है कक्का जी, पर लड़की की शादी है, डीजे होगा, सामने आना तो लगाता नहीं, कोई महंगी महंगी होटल साथ से बात डेस्टिनेशन
रिकॉर्डिंग शूट होती, फास्ट मोटिव शूट होती, आपको तो मालूम है मेरे पापा है गाड़ी निशिता सुनाए कैसे रूपड़ी कैसे बोली तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो काय को कितनी इंतजाम करोगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, हम जानते हैं। तुम एक काम करो यार, आजकल हर शहर में गायत्री मंदिर खुल गए हैं, आर्य समाज मंदिर खुल गए हैं, घंटा भर में शादी निपटवा दो, नहीं तो एक और प्रगतिशील कदम और आगे बढ़ जाओ, कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लो, लड़का लड़की के कपड़े लड़के मिला के 10-15-20 हजार में निपट जाओ, ऐसा कर लो। तो ठीक है कक्का जी, पर लड़की की शादी है, रिश्तेदारों को तो बुलाना पड़ेगा ना। यार तुम्हारे रिश्तेदार तो यहाँ पे सीहोर में तो रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वो जी मेरे यहाँ सीहोर में सारा के मेरे रिश्तेदार तो डिग्री जगह ना जी, लुधियाने में है, अमृतसर में है, जलंधर में है, और बात करके सारे गुरदासपुर में है जी। बताओ लुधियाना, गुरदासपुर, जलंधर के तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी चाकरी में काट लेगा तो अपना मत्था क्यों लेगा? इतनी ठंड में साला इतना दूर सफर करके जाना पड़ेगा, 15-20 हजार का भैया आजकल दूर के रिश्तेदार को काट लेंगे तो आदमी पहले अपना मत्था क्यों लेगा? कोई यहाँ तुम्हारे यहाँ की बीमार पड़ जाए तो गलत मुसीबत में नहीं पड़ोगे, रिश्तेदार को शादी को बुला रहे छोड़ो बेटा। वो जी लड़की की शादी यहाँ थी, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया तो बरादरी में धार कट जाएगी। अरे यार उधर लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर तो कोई इतने पैसे लगा के तुम्हारी बड़ी को नाच काटते यहाँ से हो गया है वहाँ लुधियाना ब्लैक को तुम्हारी नाक काटता तो कहीं नहीं आप मोर वाला कौन जा रहा तुम्हारी कहीं नाक देंगे? तुम तो एक काम करो, हमको बुला लो, तुम्हारे घंटे भर के शादी निपटवा दे। आपको शादी कराना है जी? यार बामन का बेटा हूँ, बचपन में माँ बाप के थोड़े परेशानी लौंडा पड़ा हो क्या करेगा? उसको शादी कराने के सत्यनारायण कथा कराने की विधि बता। वो जी फौजी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं बचपन से जानता हूँ। क्या बात है? देख यार आजकल के संस्कृत के युग में, आजकल के तालमेल हिंदी को संस्कृत समझता है? ना जी हिंदी नहीं बोल पाते, संस्कृत की तो बात कर रहे हैं। कमाल में मन करके लोगों को ऐसे बोलूं, ओम भगवत स्वर सतो देव दियो ये तो ध्यान ओम जय विद्या सेंटर पे पेज पे लो मोटा ओम जय विद्या में तो के ओम क्रिया उनको समझ में आएगा? ओ कक्का जी कमाल करते हो तुम तो, लोग कपल शर्मा कमेटी को भूल जाएंगे। तब खाओगे कि कक्का जी ने कमेटी तो मैं तुमको इतना मजा आया, बेटा बताओ तुम शादी में कभी क्या दिन कितना वो जी बहुत मजा आएगा जी, बहुत मजा आएगा। तुम्हें एक बात तो बताई नहीं यार। हाँ जी लड़की का बाप क्या था? लड़के का बाप तो मर गया 4 साल पहले, अपने मुंडे को वाला छोड़ दो, मेरी कुड़ी को साथ करने वास्ते। लड़की का बाप 4 साल पहले मर गया। हाँ जी ये बात तुम्हारे रिश्तेदारों को पता है? राजी कहाँ से पता होगी? यार तुम्हारी पैसे बचाने की पूरी नहीं ले रहे। हाँ जी तुम एक काम करो, लड़के लड़की की शादी फट से निपटा और सारे रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज। हाँ जी कि लड़की के बाद बहुत बीमार थे, मृत्युशैया पर पड़े थे, उनकी मरने की इच्छा थी वो जल्दी से लड़का लड़की की शादी देखे। हमने चटमन में पट ब्याह करा, उन्होंने लड़का लड़की के सबके हाथ के आशीर्वाद दिया तो तुरंत उनके प्राण के रूप गए। इस चक्कर में हम आपको नहीं बुला पाए, वी आर वेरी सॉरी। कक्का जी वो शकील तो तुम्हारी भूल पहले नहीं किया कि मैं हमारे पास अरे ये तो कतरी मुझसे नहीं हो सकती। धोखाधड़ी तुमसे नहीं तो सारे घंटे बाद बैठ के वहां जाके तुम्हारे क्या करेंगे? उधर पे फिर जब उधारी वाले तुम्हारे उधार के चक्कर में लगा देंगे फिर तुम अपनी नाक के मारते रहो। नहीं आना मेरे पास, पकड़ो अपना चोला दे दो, पकड़ो जाके। अरे कहाँ चले जाते मुझे तो चला ले, आई जाते। देना सब जरूर पड़ा एक ही बात करे तो भैया तुम देखा कि उसको कैसा काटा करते हैं? तुम्हें भी 14 इंजेक्शन घुसवाने हैं। क्या हो गया? अरे यार तुमसे बहुत जरूरी काम था। अच्छा काम था इसलिए याद है, बताइए क्या काम था? यार वो राम स्वरूप बाबू को जानते हो? कौन? यार वो सरकारी नौकरी बीमा कंपनी वाले राम स्वरूप बाबू। अच्छा तो ऐसा कहीं ना राम स्वरूप चाचा हमारे चाचा होंगे यार, हमारे नहीं है, हमारे तो राम स्वरूप बाबू। वो जगह चाचा है हुआ क्या? वो बीमा कंपनी में सरकारी नौकरी कर रहे थे। यार उन्हें अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है। क्या बात है?
मिल गया है, चलो धंधा करेंगे। कोई कह रहा है कि उनके ऊपर एक रुपये भी बैठ गई थी, इसीलिए उससे बचने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी दी। लेकिन असली चक्कर पता नहीं चल पा रहा है कि वो उसका टाइम करते थे। तुम जाओ जब पता लगा मैं जाऊँ तो पता लगा यार, तुम्हारे पास और कौन खड़ा है? अपने जिंदगी की खबर तुमको तो रखी है। अरे मेरी साइकिल खरीद दिया। अरे यार, तुम्हारी साइकिल थी? हाँ, कोई लड़की को हमने सुबह तंबाकू लेने भेजा तो पता नहीं लौटा, तुमने शहर में कहाँ घूम रहा है तंबाकू लेके अभी तो तक। मैं इतनी नाम से बस चचा क्या पैदल था मेरा। यार, अगले चौराहे के नाम से तो तुम्हारे चचा रहते हैं, तो 4 कदम पैदल नहीं चलते रहे। लौंडा की औलाद सब इधर सुनो सुनो। हाँ, तो लौंडा पता नहीं कब लौटेगा। एक काम करो यार, तुम हमारी तंबाकू लेते आना यार। ये 2 टुकड़ा नोट की तंबाकू। 1 नंबर की गधे हो यार। अभी कुछ साल पहले अटल जी और मनमोहन जी ने 8 रुपये देने के 24 रुपये की सरकार चला दी। अभी महाराष्ट्र में चल रही है, तो साल ये 2 रुपये का नोट नहीं चल रहा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और सुनाओ कैसे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलो। अब आप मुझे दर्शन ही दुर्लभ हो गए। अरे मेरी तो दुनिया ही बदल गई, अब तो कहीं और लगने लग गई। नाते सकल राम के बनिए, वो अपने टीडी गोस्वामी है ना, तुलसीदास गोस्वामी। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने कहा है ना, नाते सकल राम के बनिए। बस वैसी ही स्थिति हो गई। लेकिन चाचा जी, लोग तो आपके बारे में कुछ और ही कह रहे हैं। लोगों को कहने दो, मैं तो राग द्वेष निंदा स्तुति मान अपमान सबसे परे हो गया। लेकिन नौकरी छोड़ने का असली कारण क्या है, तो आप ही बता सकते हैं ना, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। देखो, वैसे तो मैं किसी को बतलाता नहीं हूँ, लेकिन अब तुम पूछते हो तो मैं बतला देता। वो क्या है कि मैंने हनुमान जी के आदेश से ये नौकरी छोड़ दी। हनुमान जी के आदेश? विश्वास नहीं होता चाचा कि हनुमान जी आपको खुदा कर कह गए। हाँ बंधु, एक रात सपने में हनुमान जी पधारे और कहने लगे, रे मूर्खमती मत, जीवन के व्यर्थ गवा रहा, छोड़ इस मोह माया के बंधन को दफ्तर में। तू भी लिखते लिखते इस दुर्लभ जीवन को क्यों नष्ट कर रहा? रे मूर्ख, राम कथा लिख। मैंने कहा, मैं मूर्ख हूँ, विद्याहीन हूँ, मुझ में फॉर्म भरने, नकल करने और कैफियत देने से ज्यादा प्रतिभा नहीं है प्रभु। फिर हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी कहने लगे, तेरी प्रतिभा का उदय हो, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। कितने ही कवि ऐसा ही कहते हैं। तुलसी ने भी कहा है, काव्य विवेक वेद नहीं बोले, सत्य कहूं लिखी कागज बोले। इसलिए तू भी उठ और राम कथा लिखने के लिए बैठ गए। फिर क्या हुआ? मैंने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा तो शिरोधारी, लेकिन मैं लिखूंगा क्या? कितने ही कवियों भक्तों ने संतों को राम कथा पर किया है, मैं भला क्या विषय लिखूंगा? अब हनुमान जी मुझे समझाने लगे, कहने लगे, मूर्ख, हर कवि का अपना विवेक होता है, बुद्धि होती है, हर कवि अपने युग से प्रभावित होकर राम कथा बनाया। तुलसी भवभूति में कहती स्वयं प्रतिभा, इसलिए तू भी अपने विवेक और बुद्धि से काम ले और राम कथा को युगानुकूल नया रूप दे। इतना कहकर हनुमान जी अंदर भाग गए। मैं भी बदल गया। दूसरे ही दिन ऑफिस गया और त्याग पत्र दिया। चलते वक्त ये बीमों के फॉर्मों के बंडल राम कथा लिखने के लिए झोले में डाल। तो आपने राम कथा लिख ली है? हाँ, सेतु बनवाना कथन आज ही लिखकर पूर्ण किया है। सुनाओ। सुनाइए। भला राम कथा कौन नहीं सुनना चाहे? देखो बंधु, मेरी राम कथा में तुम्हें कुछ नवीनता मिलेगी। अच्छा, परंतु तुम चौंकना मत। वो क्या है कि हनुमान जी सपने में ये भी कह गए कि ग्रंथ पूरा हो जाने पर मैं इसमें हस्ताक्षर करके खुद इसे अपलोड कर दूंगा। हनुमान जी खुद अपलोड करें? हाँ, तभी तो किसी को कोई भी तरह की शंका नहीं होगी। और मैं तुम्हें एक रहस्य की बात और बता दूं। हाँ, किसी को बताना ना। रामचंद्र जी जिस पुल से लंका गए थे ना, वो दूसरा पुल था। क्या बात कर? हाँ, उसके पहले एक और पुल बन चुका था।
ये उसी पुल की तो कथा है जो मैंने लिखी है, तो सुनाओ। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। तो जाओ और कहने लगे, ये क्या कहते हो? पुल बन गया, परंतु ऐसा होने तो कभी देखा नहीं। अभी अभी तो मैंने उसका शिलान्यास किया, और जिसका शिलान्यास है वो इतनी जल्दी नहीं बनता, बल्कि बनता ही नहीं। जिन्हें बनना होता है वो बनाए नहीं जाते। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से जब मैं जंगलों में भ्रमण के लिए निकला तो कितने ही स्थानों पर मैंने भवनों का शिलान्यास किया, लेकिन जब पिताजी की आज्ञा से मैं उसी मार्ग से वनवास के लिए गया तो देखता क्या हूं कि वे शिलाएं तो वैसी की वैसी ही आ गई। तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? तो नल और मैं कहने लगे, तो आपकी ही का किताब है प्रभु, पुल बन गया है, पुल बन गया है, उसका पूछ करने का आदेश दीजिए ना। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और कहने लगे, सुग्रीव, नल और नील में अद्भुत कैपेसिटी, परंतु उनकी कैपेसिटी भी क्या करती है? यदि तुम धन से उनकी सहायता न करते थे, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। सुग्रीव कहेगा, ऐसी दुनिया की बातें आपको शोभा नहीं देती। आप उस विशाल और भूमि के नरेश, मैं तो छोटे से भूखा को स्वामी, मेरा कोष आपके काम आ रहा है कि मेरी गौरव की बात। रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाने लगे, कहने लगे, सुग्रीव, पुल बन गया, सेना को सोच पूछ करने का आदेश। सुग्रीव को जैसे आसमान से गिरते गिरते बढ़ते, कहने लगा, प्रभु क्या ऐसे भूली बातें करते, अभी तक तो पुल का उद्घाटन ही नहीं हो पाया। फिर रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाने लगे, कहने लगे, देखो सुग्रीव, इस समय हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि एक दिन की भी देर होने से सीधा कार्य नहीं हो सकता है। उद्घाटन की इस प्रथा को उस समय पालना आवश्यक है। सुग्रीव को जैसे आसमान से गिरते गिरते और कहने लगा, ये आप कैसी बातें करते हैं? बिना विधिवत उद्घाटन के तो पुल पर कदम नहीं रखा जा सकता। प्रभु, कितने ही पुल वर्षों से बनकर तैयार है, परंतु उन पर कोई नहीं चलता, क्योंकि अभी तक उनका उद्घाटन नहीं हो पाया। भगवान पुल पार पाने के लिए नहीं, बल्कि उद्घाटन के लिए बनाए जाते हैं। उनका उपयोग पार पाने के लिए हो जाता है, ये प्रासंगिक बात। सुग्रीव को दृढ़ देख रामचंद्र जी को छोड़ी और कहने लगे, तुम ही बताओ किससे उद्घाटन करना है? मेरी अल्पमति के अनुसार आपके ससुर राजा जनक के हाथों पुल का उद्घाटन करवाया। रामचंद्र जी ने भी हाल में रखी, ठीक है, कमान जो भी है जल्दी से। तुरंत सुग्रीव ने अपने विश्वस्त वानरों को राजा जनक के पास निरंतर लेकर गए और कुछ ही दिनों में राजा जनक अपने दलबल समेत मिथिला से चले और सागर तक पर आ पहुंचे। उनकी यात्रा का खर्च जो है सुग्रीव ने ही किया। बाद में सुग्रीव ने हिसाब लगाया, जितना राजा जनक के आने में खर्च हुआ है उतने में तो 2 करोड़ बन सकते थे। खैर, उद्घाटन का मुहूर्त निश्चित किया गया। राजा जनक ने सोने की कैंची से फीते को काटा, वानरों की सभा में जयनाथ, राजा जनक की जय, राजा सुग्रीव की जय, राजा रामचंद्र की जय। उसके बाद राजा जनक ने वानरों की सभा के बीच भाषण दिया। आइयो, राम ने मुझे इस पुल को उद्घाटन के लिए बुलाकर तो मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। तो मुझे नहीं वापस बुला, आफ्टर ऑल ही इज माय फ्रेंड। आज हमें अपने देश का निर्माण करना है। अब तब तक नहीं हो सकता जब
जब तक कि हमारे पास बड़ी संख्या में बड़ी ही राष्ट्र की बिना पुलिस से कोई भी राष्ट्रनीति नहीं कर सकता। संसार का इतिहास उठाकर देख लो, वही राष्ट्रनीति कर सके जिसके पास बड़ी संख्या में पुलिस। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ देश को पुलिस पास भूमि पर भी बने, नदियों पर भी बने, सागर पर बने, महासागर पर बने, हवा पर बने। जिस तरह से हवा में लहर बनती है, तालियां, पुल निर्माण योजना की श्रृंखला में यह कोई पहली कड़ी है। मैं आप सभी लोगों को उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजा जनक अपने आसन पर बैठ गए। और बंधु, राजा जनक अपने आसन पर बैठे ही थे, बैठे ही थे कि वो जो नया पुल बना था ना, वो भरभरा कर गिर पड़ा। घबराओ नहीं बंधु, ये तो रसोई घर में चूहे और बिल्ली बदमाशी कर रहा है। और मैंने सुना है बंधु, पुल निर्माण योजना की श्रृंखला में जो जांच कमीशन बिठाया गया था, उसकी रिपोर्ट कलयुग के इस चौथे चरण तक नहीं आ पाई है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, और जो जन जहां से आए हैं सो सहकर्म कयान श्री और रामचंद्र की जय। हाँ तो बंधु 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 तुम्हारी लीला परम्पार है प्रभु। होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। सच्चाई को सूली मिलती, सच्चाई को सूली मिलती, धीरे 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 धीरे। होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। मन बुद्धि अधकचरी शिक्षा राष्ट्र के हित में सोचे, झूठा धना सियार यहाँ अब शब्द की पूंजी नोचे। हो गए मुझ के अदब रवाना बापू के अनुरागी, अब धरती पर बैठा शोषक को पहुंचे। सच्चाई को सूली मिलती, सच्चाई को सूली मिलती, धीरे 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 धीरे। होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल, होती ढोल में बोल रे भैया, होती ढोल में बोल। अब निर्माण बहाना लेके
आओ।